उद्धव ठाकरे 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डाले रहे ताकि कांग्रेस उन्हें सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करने को तैयार हो जाए, लेकिन इस पर न सोनिया गांधी तैयार हुई न राहुल गांधी राजी हुए। ऐसे में उद्धव ठाकरे की हालत सांप छछूंदर जैसी हो गई। आखिर इसी सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था और अब वही पद कांग्रेस उद्धव ठाकरे को देने को तैयार नहीं। हालांकि उद्धव की पार्टी ने उन्हें सीएम के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया है, लेकिन पूरा मामला एमवीए में आकर अटक गया। मल्लिकार्जुन खड़गे शरद पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात के दौरान सीटों के बंटवारे पर प्रारंभिक चर्चा हो गई है। इसमें तय हुआ कि सीट बंटवारे के समय कांग्रेस सबसे ज्यादा, शिवसेना यूबीटी उससे कम और पवार को सबसे कम सीटें मिलेंगी। ये फॉर्मूला हाल के लोकसभा चुनाव में मिली सीटों के आधार पर तय किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस को 14, शिवसेना यूबीटी को 9 और पवार को 8 सीटें मिली हैं। लेकिन मामला सीट बंटवारे से बड़ा मुख्यमंत्री पद के चेहरे का है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि बिना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए चुनाव में उतरना घातक होगा। वे चाहते हैं कि 2019 में महाविकास अघाड़ी का गठन होने के बाद जिस तरह उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना गया था और 2.5 साल उनके नेतृत्व में ही सरकार चली, उसी प्रकार अब विधानसभा भी उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाना चाहिए। वो तर्क देते हैं कि केंद्र में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ही 2 ऐसे नेता थे जो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध खुलकर बोलते रहे। चूंकि केंद्र की राजनीति में शिवसेना यूबीटी प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का समर्थन करती रही है, इसलिए वह अपेक्षा करती है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे का समर्थन करे। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आने वाली कांग्रेस संजय राउत के इस तर्क से सहमत नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने साफ कर दिया कि जब हम चुनाव में उतरते हैं तो किसी का चेहरा पेश नहीं करते, किसी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र को सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसी परंपरा रही है कि चुनाव में जिसकी सीटें ज्यादा आती हैं उसका मुख्यमंत्री बनता है। पृथ्वीराज चौहान 1995 में बनी शिवसेना भाजपा और 1999 में बनी कांग्रेस राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों के फार्मूलों को याद करते हुए ही ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि जैसे लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें अपने दोनों सहयोगी दलों से ज्यादा आईं, उसी तरह मिलकर लड़े तो विधानसभा चुनाव में भी उसी की सीटें ज्यादा आएंगी। ऐसी स्थिति में वे अभी से मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा छोड़ने की स्थिति पैदा नहीं करना चाहती। दूसरी ओर अध्यक्ष जयंत पाटिल मुख्यमंत्री पद के चेहरे के सवाल को ही ये कहकर टाल जाते हैं कि पहले भाजपा नीति गठबंधन महायुति से पूछिए कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। 2019 में जब शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आने का फैसला किया था, तो शरद पवार ने बिना शर्त उद्धव ठाकरे को पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश कांग्रेस से की थी। तब उनका कहना था कि ऐसा करके ही तीनों दलों को स्थिर करके सरकार दी जा सकती है। शिवसेना यूबीटी को उम्मीद है कि इस बार भी शरद पवार कांग्रेस पर दबाव डालकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश करने के लिए मना लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बांग्लादेश में सरकार विरोध में शुरू हुई हिंसा अब हिंदू विरोधी हिंसा में तब्दील हो गई है, जिसमें निर्दोष और बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत के कई विपक्षी नेता भी सरकार विरोध के नाम पर देश में बांग्लादेश जैसे हालात की भविष्यवाणी करने लगे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो देश में गृह युद्ध तक की जरूरत बताने लगे। ऐसे लोगों में एक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के करीबी हैं, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कमेंट किया और गृह युद्ध की बात करते हुए इशारों में आरएसएस कार्यकर्ताओं के सफाई की बात कह डाली। खास बात यह कि जिस शख्स ने कमेंट किया, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ उपलब्ध हैं, जिसके बाद उस शख्स के साथ ही इन दोनों नेताओं के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर एक तरफ यूजर्स जहां उस शख्स की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल और संजय सिंह से उसका पक्ष भी पूछ रहे हैं। देश में गृह युद्ध की मांग करने वाले इस शख्स का नाम नदीम राम अली बताया जा रहा है और लोगों का यह कहना है कि यह शख्स आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इस शख्स ने एक पोस्ट में कमेंट करते हुए लिखा कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। नागपुरी संतरों के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई में प्रधान सेवक देश छोड़कर भाग जाएगा, पूरा देश संघियों से खार खाए बैठा है। हालांकि केजरीवाल और संजय सिंह के साथ इस शख्स की जो तस्वीर है वो कुछ साल पुरानी है, लेकिन बांग्लादेश से शेख हसीना के निकलने के बाद संजय सिंह ने जो कहा था उस शख्स के विचारों से मेल खाता है। तब संजय सिंह ने कहा था कि तानाशाहों का अंत ऐसे ही होता है, और इसके बाद लोग गृह युद्ध की मांग वाले कमेंट पर आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए निशाना बना रहे हैं। इस शख्स का कमेंट शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि केजरीवाल की पार्टी क्या देश में गृह युद्ध करवाना चाहती है। इस यूजर ने इससे पहले भी समय समय पर नदीम राम अली की तरफ से गृह युद्ध को लेकर की गई टिप्पणियों को शेयर किया।
शख्स के कमेंट पर भड़के कि दूसरे यूजर ने लिखा कि एक दंगाई ताहिर था और एक दंगाई नदीम है। इस बार ये देश में गृह युद्ध चाहता है। इसके अगल और बगल संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की शय है, तो अब मानसिकता भी तो वही चलेगी। वहीं संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल इस आतंकी मानसिकता वाले के बचाव में आओ अब तक चुप क्यों हो नदीम के इस कमेंट पर दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महासचिव ने वैशाली पोद्दार ने लिखा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में गृह युद्ध की चाहत रखने वाला केजरीवाल जी का चेला है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अपराधी मानसिकता वाले संजय सिंह को जो खुशबू हिंदुस्तान की लगती है वो देश में गृह युद्ध देखना चाहते हैं। देश की जनता को संदेश देता है कि गृह युद्ध की स्थिति में भाजपाइयों को ढूंढना है। वो भगवा के इशारों में नागपुरी संतरे बताकर संघियों के साथ आर पार की लड़ाई की बात कर रहा है और इसके पहले कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर भी कुछ इसी तरह की बातें कह चुके हैं। राज्यसभा में स्वाति मालीवाल का रौद्र रूप देख संजय सिंह से लेकर राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के सभी सांसदों की बोलती बंद हो गई। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों और आम आदमी पार्टी की ब्लेम गेम वाली सियासत की धज्जियां उड़ा दी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में यमुना नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाया और इसकी सफाई के लिए कम से कम 55 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तुरंत आवश्यकता बताई। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना में डुबकी लगाने वाले वादे को याद दिलाते हुए उस पर भी तंज कसा, साथ ही दिल्ली सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। मालीवाल ने कहा कि यमुना नदी आज नाला बन चुकी है और वेंटिलेटर पर है। इसमें रोजाना लाखों गैलन अनट्रीटेड सीवेज मिल रहा है, साथ ही फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का जहरीला कचरा भी इसमें डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यमुना नदी में पानी कम और जहरीले पानी के झाग ज्यादा दिखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को संबोधित करते हुए मालीवाल ने कहा कि सर, बहुत दुख की बात है कि हमारी नाकामी की वजह से यमुना नदी आज एक तरह से नाला बन चुकी है। इस नदी की सदियों से पूजा होती आई है, पर आज दिल्ली में 22 नाले इस नदी में गिरते हैं, यानी यमुना नदी में गिरते हैं। 238 मिलियन गैलन अनट्रीटेड सीवेज हर दिन इस नदी के अंदर डाला जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि ये नदी जहरीला झाग ज्यादा दिखाती है। इस नदी का छोटा सा अंश दिल्ली से गुजरता है, लेकिन उसी अंश में 76% यमुना प्रदूषित हो जाती है। सर, हालात बहुत खराब हैं। 55 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बहुत अर्जेंटली जरूरत है और इसमें से दिल्ली में सिर्फ 35 हैं और उनमें से 22 तो स्टैंडर्ड्स के अनुसार भी नहीं है। और सर, उसकी वजह से हमारी जिंदगी में जहर घुला जा रहा है और जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आगे मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का वो वादा भी याद दिलाया। केजरीवाल ने 4 साल पहले ये वादा किया था कि वो यमुना नदी को इतना साफ कर देंगे कि 2025 से पहले कि वो खुद उसमें डुबकी लगाएंगे, पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। यमुना नदी हमारी माँ है और वो आज वेंटिलेटर पर है। और सर, इस मुद्दे पर बस राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये खोखली बयानबाजी, ये झूठे वादे, ये ब्लेम गेम, इससे दशा नहीं बदलेगी दिल्ली की। दिल्ली सरकार को कहना चाहती हूं कि जब तक उसकी नीयत साफ नहीं होगी तब तक यमुना नदी का पानी साफ नहीं हो सकता। मेरा ये कहना है कि दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हमें युद्ध स्तर पर बनाना ही होगा, नहीं तो यमुना नदी का यही हाल होगा और इसके लिए हमें केंद्र सरकार के सहयोग की भी जरूरत होगी। आगे अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां सुनाते हुए मालीवाल ने कहा कि यमुना के किनारे बैठी अब भी वो चिड़िया कहती है, सपने हसीन दिखाए थे सरकार ने, पर सर आज भी मेरी यमुना जहर पीकर बैठी है। वादा था यमुना को शुद्ध बनाएंगे, पहली डुबकी खुद लगाएंगे। डुबकी चाहे आप मत लगाओ, अहंकार छोड़ो और काम पर लग जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने नतीजे आने के ठीक अगले ही दिन लोगों के खाते में खटाखट 8500 रुपए हर महीने भेजने का वादा किया था। कांग्रेस की सरकार तो बनी नहीं, लेकिन देश के बहुत सारे लोग कांग्रेस के इस झांसे में फंस गए। हजारों महिलाओं ने पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाए, हजारों महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर जा पहुंची और बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने सबसे फॉर्म भरवाए और सबको पावती रसीद भी लाकर दी, ताकि लोगों को इस बात का पक्का भरोसा हो जाए कि चाहे कुछ भी हो, पैसा तो मिलेगा ही। कांग्रेस का यही खेल अब उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि अब इस चुनावी वायदे को कानून की कसौटी पर कसा जाना है और अगर कांग्रेस इस मामले में दोषी पाई गई तो फिर लोकसभा में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर उठाया गया। पैसे अकाउंट में खटाखट ट्रांसफर किए जाने वाले बयान को आधार बनाकर जनहित याचिका लगाई गई। याचिका में कांग्रेस के सभी 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने और पार्टी का पंजीकरण निरस्त करने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने अपने अधिवक्ता ओपी सिंह और शाश्वत आनंद के मार्फत ये जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है।
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिका में कहा गया कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जनता को एक गारंटी कार्ड योजना बताई, जिसके तहत गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को चुनाव के बाद जुलाई माह से प्रतिमाह 8,500 रुपए उनके बैंक खाते में जमा कराने का वादा किया गया था। ये रकम खाते में ट्रांसफर किए जाने की बात कही गई, वो भी खटाखट। लोकसभा चुनाव के बाद ये वायदा पूरी तरह से झूठा निकला और इस वायदे से कांग्रेस सहित सहयोगी दलों को वोट देने वाले 8,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने की गारंटी उन्हें दी गई थी और इस वायदा पत्र में वोट के बदले रुपए देने का लालच दिया गया था। कांग्रेस के इस वायदा पत्र पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर थे और इस पर साथ ही पावती रसीद भी थी, जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि वोट देने पर रुपए जरूर मिलेंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने 2 मई को एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया। याची ने कहा, कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1)(a) का खुला उल्लंघन है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता की दंडनीय अपराध भी है। याचिका का दावा है उसने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर ये जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका के जरिए अदालत से इस मामले में दखल दिए जाने की गुहार लगाई गई है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के सभी 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने और पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने और रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की मांग भी की गई है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव सियासी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। सियासी घेराबंदी के अलावा लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दाखिल सीबीआई की पूरक चार्जशीट भी तेजस्वी के गले की फांस बन गई है। तेजस्वी यादव बिहार के जिलों के दौरे पर निकलने की घोषणा कर चुके हैं और इसकी तैयारियां भी आरजेडी में चल रही हैं। पार्टी जिलाध्यक्षों की बैठकों में यात्रा के बारे में बताया समझाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों से बचने की सलाह दी जा रही है। आरजेडी की चिंता लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बढ़ गई है। मजबूत गठबंधन, बड़े जनाधार के बावजूद 23 में सिर्फ 4 सीटों पर ही पार्टी प्रत्याशियों को जीत, चिंता स्वाभाविक है। आरजेडी की चिंता जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बढ़ा दी है। प्रशांत के निशाने पर सबसे अधिक तेजस्वी ही दिख रहे हैं। उनकी रणनीति जो अब तक सामने आई है, उससे आरजेडी के आधार वोट बैंक में बिखराव के बढ़ते खतरे दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू और भाजपा तो आरजेडी के पुराने दुश्मन हैं ही। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने जो पूरक चार्जशीट दाखिल की, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है। ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कायम किया है। चार्जशीट में तेजस्वी यादव के अलावा उनके पिता लालू प्रसाद समेत 11 आरोपी बनाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। तेजस्वी इसे परिवार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की रूटीन कार्रवाई बता रहे हैं। गिरफ्तारी का भी भय सता रहा है। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उनकी जेल यात्रा लंबी होती जा रही है। तेजस्वी यादव भी भीतर ही भीतर डरे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में जिस तरह का भूचाल ला खड़ा किया, उसकी आहट अब स्पष्ट करती है कि राजनीतिक दल महसूस कर रहे हैं सबसे अधिक चिंता आरजेडी कैंप में है, इसलिए कि उनके निशाने पर सबसे अधिक तेजस्वी यादव ही दिखते हैं। तेजस्वी की योग्यता और परिवार के शासनकाल की नाकामियों को लेकर प्रशांत किशोर लोगों को न सिर्फ जागरूक करते रहे हैं, बल्कि आरजेडी के आधार वोट बैंक में सेंध लगाने का पुख्ता इंतजाम भी कर चुके हैं। आरजेडी मुसलमानों को अपना आधार वोट मानती है। आरजेडी के एमवाई समीकरण का एक घटक मुसलमान भी है। प्रशांत के रणनीतिक ढंग से मुसलमानों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 75 सीटें देने का ऐलान कर आरजेडी नेताओं की नींद उड़ा दी गई है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर से जनसुराज से जिस तरह आरजेडी के नेता जुड़ने लगे, वो भी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अध्यक्ष जगदानंद सिंह की चेतावनी को दरकिनार कर आरजेडी के नेता जनसुराज से जुड़ रहे हैं। आरजेडी इस आरोप में अपने कई नेताओं को पार्टी निकाल भी चुकी है। प्रशांत की सभाओं में जुटती भीड़ से आरजेडी भारी टेंशन में है। भाजपा के नेता तो यहां तक कहने लगे कि सीबीआई और ईडी से तेजस्वी का बचना मुश्किल है, उनका जेल जाना तय है। सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से हमले किए तेजस्वी और उनके परिवार के खिलाफ किए, उससे ही स्पष्ट है कि जेडीयू तेजस्वी के प्रति किसी तरह की नरमी के मूड में नहीं। तेजस्वी और उनके पिता लालू यादव को अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार विपक्षी इंडिया ब्लॉक के साथ आ जाएंगे। कभी खुले तौर पर, कभी आरजेडी की ओर से नीतीश इसका निमंत्रण उन्हें मिलता रहा है, तो कभी आरजेडी नेताओं को एनडीए से। उनके ऊपर कब वापस इंडिया ब्लॉक में लौटने की उम्मीद दिखती है, पर मौजूदा स्थिति में ये संभव नहीं दिखता, क्योंकि भाजपा ने अगले चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ने का ऐलान कर उनकी मुराद पूरी कर दी और संसद में भी जेडीयू भाजपा की युगलबंदी आरजेडी को जरूर निराश करेगी। तेजस्वी अब चक्रव्यूह में उलझते दिख रहे हैं। इससे निकलने के विकल्पों पर आरजेडी में मंथन चल रहा है।
विदेश भागने की कोशिश नहीं करेगा, हर हफ्ते थाने में हाजिरी लगाएगा। इन शर्तों पर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। बिना ट्रिपल टेस्ट की शर्तों का पालन करते हुए कहा गया कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ये जाने बिना कि इतने दिनों और महीनों तक सिसोदिया के वकीलों ने दस्तावेजों की जांच पूरी क्यों नहीं की, क्यों आवेदन पर आवेदन डालकर ट्रायल शुरू करने की राह में बाधा डाला। खैर, सिसोदिया को जमानत मिली है, वो शराब घोटाला मामले में बरी नहीं हुए हैं, लेकिन सिसोदिया के बाहर आने की खबर से आतिशी रुआसी हो गई हैं। आतिशी को लगने लगा कि अब उनकी कुर्सी खतरे में है। केजरीवाल ने तो पत्र लिखकर एलजी से कहा था कि 15 अगस्त को तिरंगा आतिशी ही फहराएंगी, लेकिन सिसोदिया को जमानत मिल जाने से आतिशी की ये उम्मीद भी टूटती दिख रही है। हालांकि सिसोदिया कैबिनेट में नहीं है, पर पता नहीं केजरीवाल किस वक्त कोई तिकड़म भिड़ा दें और आतिशी की कुर्सी खतरे में पड़ जाए। केजरीवाल के जेल में होने के बाद सरकार का नेतृत्व अलिखित तौर पर आतिशी ही कर रही हैं। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का ओहदा नहीं छोड़ा। हालांकि मनीष जेल जाने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। झंडा फहराने के लिए पहले मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेनी होगी, लेकिन काम इतने से नहीं चलेगा। इसके लिए सिसोदिया को सीएम बनना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिसोदिया के लिए केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे? सिसोदिया के विभव कुमार केजरीवाल के यही दोनों सबसे भरोसेमंद हैं। विभव जेल में हैं, जाहिर है उन्हें पहले मंत्री बनाया जाएगा, और अगर मंत्री बनाया जाएगा तो फिर कैबिनेट से पत्ता किसका कटेगा, आतिशी या फिर सौरभ भारद्वाज? क्योंकि यही दोनों तब मंत्री बने जब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया। जेल जाने से पहले तक मनीष सिसोदिया ही मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के मंत्री थे। बहुत सी बैठकों में वे ही मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में जाया करते थे। एक समय यहां तक चर्चा चलने लगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी मनीष सिसोदिया को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से उतर जाएंगे। अब उसी हिसाब से मनीष का कद बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। मनीष के पास दिल्ली सरकार के बहुत सारे महकमे भी रहे हैं। मनीष के जेल जाने के बाद आतिशी मरलेना सिंह को 9 मार्च 2023 को मंत्री बनाया गया। उस समय अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए थे, मनीष जेल में थे। माना जाता है कि कामकाज में आसानी के लिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया। पहले आतिशी को शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, आर्ट, कल्चर व भाषा और पर्यटन विभाग दिए गए। वे दिल्ली की कालकाजी क्षेत्र से विधायक हैं और इसके बाद 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री बनाने के बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन फैसले को पूरा समझने के बाद इस बारे में कोर्ट की स्थिति साफ होगी। अगर कोर्ट की तरफ से कोई बंदिश नहीं लगाई गई होगी तो उन्हें मंत्री बनाने में बहुत बाधा नहीं होनी चाहिए। संविधान के मुताबिक किसी को भी मंत्री बनाने की विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का ही होता है। यहां तक कि किसी सदन का सदस्य न होने पर भी किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि 6 महीने के भीतर उसे सदन का सदस्य बनना होता है। मुख्यमंत्री के यहां तक के अधिकार तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के ही पास हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल उन पर भरोसा भी करते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वे मनीष को मंत्री बनाए जाने की सिफारिश करेंगे। अब जेल से लिखी गई उनकी चिट्ठी को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कितनी अहमियत देते हैं, ये देखा जाना है। हालांकि इस बारे में मुख्यमंत्री की सिफारिश उपराज्यपाल को माननी ही पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा केजरीवाल के जेल में होने के कारण हो सकता है कि एलजी इस पर कानूनी राय लें और फैसला करने में वक्त लगा दें, लेकिन इस स्थिति के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा है। अमिताभ बच्चन की बीबी और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन सदन में बार बार नौटंकी करने के लिए कुख्यात हैं। अपनी मर्जी से कभी वो सभापति पर भड़क जाती हैं तो कभी किसी दूसरे पर, लेकिन इस बार जया बच्चन ने वही अदा दिखाई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने जमकर फटकार लगा दी। मामला जया बच्चन का नाम पुकारे जाने का है। बड़ी बात यह कि राज्यसभा के अधिकारियों को जया बच्चन ने अपना नाम जया अमिताभ बच्चन लिख कर दिया है, लेकिन जब उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है तो जया आपे से बाहर हो जाती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ ने फिर उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा तो वे भड़क गईं। ये वही जया बच्चन हैं जिन्होंने इन्हीं सभापति महोदय से अपना परिचय देते हुए जया अमिताभ बच्चन कहा था, और इस सदन में वो भी तब जब जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारे जाने पर उपसभापति हरिवंश को बहुत कुछ सुना चुकी थी। सभापति जगदीप धनखड़ आसन पर थे, बारी जया बच्चन की आई तो उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा। बस फिर क्या था, वे भड़क गई। पिछली बार उपसभापति हरिवंश के सामने उन्होंने समाज में स्त्री पुरुष विभेद और नारीवाद की बातें की। इस बार सभापति को बॉडी लैंग्वेज समझाने लगी। जया ने कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपका टोन जो है वो स्वीकार नहीं है। हम सहयोगी हैं सर। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, इतने पर सभापति ने जया को टोक दिया।
उन्होंने जया को बैठने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। सभापति जया से बार बार कहते रहे कि वो अपनी सीट पर बैठ जाएं। जया के अड़ियल रवैये को देखकर सत्ता पक्ष भी शोर मचाने लगा। तब धनखड़ ने कहा कि मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। सभापति फिर जया बच्चन से मुखातिब हुए और बोले कि जया जी, आपने बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है। आप जानती हैं एक एक्टर भी डायरेक्टर के निर्देशन पर ही एक्टिंग करता है। आप वो नहीं देख पाती जो मैं यहाँ से देखता हूँ। उन्होंने कहा, हर दिन मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं वैसा शख्स हूँ जो आउट ऑफ द वे जाकर ऐसा नहीं कहता, लेकिन आप मेरे टोन, मेरे लहजे तक चली गई। मैंने बहुत अवॉइड किया। फिर सभापति ने जो कहा वो जया बच्चन को भाया तो नहीं होगा। धनखड़ ने कहा कि आप कोई होंगी, आप सेलिब्रिटी हैं, लेकिन आपको डेकोरम समझना होगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा मत सोचिए कि केवल आपकी ही प्रतिष्ठा है, यहाँ जो बैठा है उसकी भी प्रतिष्ठा है। इस बीच हंगामा इतना बढ़ गया कि विपक्षी सांसदों ने सदन से एक साथ वॉकआउट कर दिया और दादागिरी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। विपक्ष के सांसदों ने कहा कि जया बच्चन संसद की सीनियर मेंबर हैं, तो आप इन्हें सेलिब्रिटी कैसे कह सकते हैं। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। बहस के दौरान ही विपक्ष के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष के वॉकआउट करने पर जगदीप धनखड़ ने कहा, ये सभी चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते हैं और अपनी ड्यूटी से वॉकआउट कर रहे हैं। जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद राज्यसभा में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। जेपी नड्डा राज्यसभा में नेता सदन भी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया सही नहीं है। सप्ताह भर पहले 2 अगस्त को जया बच्चन ने खुद ही अपना परिचय जया अमिताभ बच्चन कहकर दिया था। तब भी राज्यसभा के आसन पर सभापति जगदीप धनखड़ ही बैठे थे। तब जया ने खुद ही चुटकी लेकर अपना नाम अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा, लेकिन सप्ताह भर में ही उन्हें अपने नाम के साथ अमिताभ लगाना चुप गया। वो भी तब जब उन्होंने राज्यसभा सचिवालय को अपना आधिकारिक नाम यही लिख कर दिया है, जया अमिताभ बच्चन। अगर अपना आधिकारिक नाम पुकारे जाने पर कोई इस कदर भड़क जाए तो ये मानना तो पड़ेगा ही कि जया बच्चन बड़ी वाली कलाकार हैं।